आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास डिवाइसेस के फीचर्स होते हैं, हार्डवेयर के कंपोनेंट्स, उनको यूज़ करने से मुतल्लिक होगा कि उसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स में उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कैमरा है तो कैमरे को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। वो हमारे प्रोजेक्ट से कैसे कनेक्ट हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास लोकल स्टोरेज है, वो कैसे कनेक्ट हो सकती है। और तीसरी चीज़ हमारे पास जो है वो लोकेशन है, कि लोकेशन को हम लोग कैसे गेट कर सकते हैं। कुछ हमारे पास यहाँ पे टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। पहले तो हमारा इंट्रोडक्शन होगा, देन उसके बाद जो है वो स्टोरिंग डेटा एंड मैनेजिंग लोकल स्टेट, और एक्सेसिंग कैमरा एंड गैलरी फीचर्स, लोकेशन सर्विस एंड जियो लोकेशन। लोकेशन असल में हम लोग जियो लोकेशन से ही को यूज़ करते हुए कर रहे होंगे, तो जियो लोकेशन हमारा मेन टॉपिक होगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेशन को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट सेशन में हमने क्या क्या देखा था। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि नेविगेशन कैसे होती है। इसमें टैब नेविगेशन थी, हमारे पास टैग नेविगेशन थी, और इसके अलावा हमारे पास ड्रॉ नेविगेशन भी थी। आई होप ड्रॉ नेविगेशन को आप लोगों ने एक्सप्लोर किया होगा। इसमें हमने देखा था कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है, सेटअप कैसे करते हैं हम अपने सिस्टम में, और यूज़ कैसे कर सकते हैं। और यूज़ केस भी हमने देखा था कि हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। हम लोग नेविगेशन को यूज़ इसलिए कर रहे थे ताकि हम स्क्रीन टू स्क्रीन जंप कर सकें। लाइक हम रिएक्ट में रिएक्ट राउटर डॉम यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो स्क्रीन लिस्ट होती है, और हम उसका रेफरेंस पास करके दूसरी स्क्रीन पर अगर जंप करना चाहें तो जंप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज हमारे पास क्या है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि आज हम हार्डवेयर से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स हैं उसको हम लोग कैसे अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे होते हैं, उनको देखेंगे कि उसमें हमारे पास क्या क्या फीचर्स हैं। फीचर्स तो बहुत सारे होते हैं हमारे पास हार्डवेयर में, बट मेन जो फीचर्स हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं वो हमारी लोकल स्टोरेज होती है। मोबाइल में लोकल स्टोरेज को हम एसिंक स्टोरेज से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एसिंक स्टोरेज हमें मिल रही होती है। उसके लिए भी हम लोग प्रोजेक्ट के एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो कैमरा है, गैलरी है। कैमरा कैमरा एंड गैलरी दोनों सेम है, बट थोड़े से डिफरेंट इस हवाले से कि कैमरा हमें डायरेक्टली पिक्चर कैप्चर करने के लिए एक्सेस एक्सेस देता है, एंड जो गैलरी है वो हमारे गैलरी के लिए एक्सेस देती है, जो हमारे पास ऑलरेडी इमेजेस कैप्चर हुई हुई हैं या फिर कोई डेटा कैप्चर हुआ हुआ है मीडिया के हवाले से, तो उनको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं अपनी डिवाइस में। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जियो लोकेशन। जियो लोकेशन हमारे पास लोकेशन को कैप्चर करने के लिए होता है, कि अगर किसी यूज़र को अपनी लोकेशन कैप्चर करवानी है, लाइक लाइव लोकेशन देनी है, या फिर उस यूज़र की हमें लोकेशन चाहिए, तो हम लोग जियो लोकेशन के जरिए गेट कर सकते हैं। इसमें हमें जो है वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मिलता है, और इसके अलावा बाकी भी हमें फीचर्स मिलते हैं, डिस्टेंस मिलता है, और मजीद फीचर्स भी मिलते हैं जिनको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। वो जियो लोकेशन के जरिए होता है। तो जैसे कि आप लोगों ने राइड ऐप देखी होंगी, टैक्सी ऐप्स या फिर फूड पांडा, तो उसमें यही हो रहा होता है कि उसमें हमारे पास लोकेशन यूज हो रही होती है। राइडर जहाँ पे मौजूद है उसकी लाइव लोकेशन हमारे साथ शेयर हो रही होती है कंटिन्यूसली, और अगर हमें कोई अपनी लोकेशन शेयर करनी है तो हम अपनी लाइव लोकेशन लोकेशन ऑन करके उसको परमिशन देके देन लोकेशन शेयर करते हैं, तो हमारी लोकेशन जो है शेयर हो जाती है। और इस तरह से दोनों को कंपेयर करके उसका उसका उसकी डायरेक्शन हम गेट करते हैं। डायरेक्शन गेट करने के बाद हमें लाइव लोकेशन में मिल रहा होता है कि कितना डिस्टेंस अभी रह गया है और कितनी देर लगेगी हमारे राइडर को हम तक पहुंचने में। तो ये जियो लोकेशन के थ्रू हो रहा होता है। सबसे पहले हमारे पास स्टोरिंग डेटा एंड मैनेजमेंट स्टेट। स्टोरिंग डेटा के हवाले से हमने जैसे कि अभी देखा था कि स्टोरिंग डेटा हम क्यों करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि हमें जैसे कोई कुकीज़ वगैरह सेव करवानी है। कुकीज़ एक अलग चीज़ है, बट वो भी स्टोरिंग में ही आती है। इसके अलावा अगर हमें कोई डेटा लोकल स्टोरेज में सेव करवाना है, तो हम लोकल स्टोरेज के जरिए यानी एसिंक स्टोरेज यूज़ करते हुए देख नेटिव की करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई टोकन सेव करवाना है, या यूज़र का कोई डेटा सेव करवाना है, यूज़र की प्रोफाइल सेव करवानी है, या फिर और भी कोई स्टफ हमें सेव करवाना है,
जैसे कि हमने कोई ई कॉमर्स ऐप बनाई हुई है, उसमें हमें कोई डेटा सेव करवाना है कि यूजर ने अभी लॉगिन नहीं किया, बट यूजर को कुछ प्रोडक्ट्स कार्ट में ऐड करनी है, तो हम कार्ट में ऐड करवा देते हैं। पर जैसे ही वो लॉगिन करता है, तो लॉगिन करने के बाद उसकी जो भी कार्ड की डिटेल्स होती है वो डायरेक्टली मेंटेन हो रही होती है हमारे पास सर्वर क्लाउड डेटाबेस से। अंटिल जब तक वो लॉगिन नहीं करता, हमें कुछ डेटा सेव करवाना है, तो हम लोग जो है वो अपने लोकल स्टोरेज में सेव करवा सकते हैं, यानी कि एसिंग स्टोरेज में। एसिंग स्टोरेज की कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें ज़रूरत होती है रिएक्ट नेटिव एसिंग स्टोरेज पैकेज की। ये क्या करता है, ये हमारे पास पैकेज इंस्टॉल करता है हमें एक्सेस देने के लिए यूज़र की लोकल स्टोरेज का। जाहिर सी बात है कि हम डायरेक्टली जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते। हमें कोई भी पैकेज या कोई भी कंपोनेंट वगैरह यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। तो इसी तरह से लोकल स्टोरेज भी है। लोकल स्टोरेज भी हमें डायरेक्टली नहीं मिलता है, उसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है अपने रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट में। तो इसके लिए हमारे पास जो पैकेज होता है, वो पैकेज है हमारे पास रिएक्ट नेटिव एसिंग स्टोरेज का। अच्छा, एसिंग स्टोरेज में भी हम लोग क्या देखेंगे और क्या क्या हम कर सकते हैं। इसमें हम लोग कर्ड ऑपरेशन कर सकते हैं। कर्ड ऑपरेशन मीन्स क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो ये सारे ऑपरेशन जो है वो हो सकते हैं। मेनली यही ऑपरेशन जो है हमारे हो रहे होते हैं डेटा बेसिस में भी, और जहाँ कहीं भी हम लोग डेटा को स्टोर करवा रहे हैं, तो उसमें ये चारों ऑप्शन हमारे पास होते हैं। तो इनको हम लोग करके देखेंगे किस तरह से हो रहे होते हैं। सबसे पहले हम इनकी डॉक्यूमेंटेशन में चढ़ाते हैं, ये पैकेज कैसे इंस्टॉल होगा। मैं लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। सो यहाँ से मैं डॉक्यूमेंटेशन पे आ गया है इसकी रिएक्ट नेटिव एसिंग स्टोरेज की। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पे सिर्फ हमारे पास इंस्टॉलेशन के लिए पैकेज दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे साइड पे आप देखेंगे रेपोजिटरीज आ रही है और होम पेज आ रहा है। रेपोजिटरी में जब हम जाते हैं तो हमें readme.xd की फाइल मिल जाती है, जिसमें हमारे पास सारी गाइडलाइन होती है कि हम लोग किस तरह से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेशन भी दी हुई है, मैं उस पर क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक हमें जस्ट npm पैकेज को इंस्टॉल करना है, या तो हम npm यूज़ कर सकते हैं या फिर yarn यूज़ कर सकते हैं। npm यूज़ करते हुए हम पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, बाकी डिपेंडेंसी हमें कोई नहीं दी हुई कि कुछ हमें डिपेंडेंसी वगैरह रखनी है अपने एंड्रॉयड में, तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। मैंने पहले से एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है और ये अभी रनिंग पे है, इसको बंद कर लेता हूँ। npm इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव एसिंग स्टोरेज, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको आपका अगर प्रोजेक्ट पहले से रनिंग पर है, तो उसको आपको क्लोज करना होगा, ताकि आपका पैकेज इंस्टॉल होकर दोबारा से आपकी बंडलिंग जो है वो हो सके। अगर आप ड्यूरिंग द रनिंग प्रोजेक्ट आप इंस्टॉलेशन करते हैं, तो उसमें कुछ इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से बंडलिंग सही तरह से नहीं हो पाती, तो आपके पास जो प्रोजेक्ट आपका एरर शो होता है। एट दी एंड आपको प्रोजेक्ट रीस्टार्ट करना पड़ता है। हमारे पास पैकेज जो है इंस्टॉल हो गया है। मैं प्रोजेक्ट को दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ npm रन एंड्रॉइड से। मीनवाइल हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो एसिंग स्टोरेज को देख लेते हैं इसका यूजेज क्या है। तो यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक किया था, रेपोजिटरी पे आके देन डॉक्यूमेंटेशन पे select हमने क्लिक किया था। डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करने पर हम डायरेक्टली उसके पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन पे आ गए जो उसके लिए डेडिकेटेड है एसिंग स्टोरेज के लिए। यहाँ पे आपका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस दिया हुआ है गेटिंग स्टार्टेड के टैब पे। इसके नीचे आपके पास यूजेज का ऑप्शन है। यूजेज में आपको दिया हुआ है कि आप किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो आपको ऑब्वियसली जो भी पैकेज आप यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, उसको आपको इंपोर्ट करना है अपने रेलिवेंट लाइब्रेरी से जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद आपके पास कुछ मेथड्स होते हैं इसके, जो कि प्री डिफाइंड है। एसिंग स्टोरेज डॉट सेट आइटम, एसिंग स्टोरेज लिख के आपने लिखा डॉट सेट आइटम, डॉट के बाद आपको मेथड मिल रहे होते हैं डॉट सेट आइटम, डॉट गेट आइटम, डॉट रिमूव आइटम। इस तरह के कुछ मेथड्स आपको मिल रहे होते हैं। तो सबसे पहले है आपके पास डॉट सेट आइटम। सेट आइटम
जब आप लिखते हैं तो उसके इसका इसके पैरामीटर में आपको कुछ पास करना होता है। एक आपको की पास करनी होती है जो कि आपकी स्ट्रिंग होती है, और दूसरी आपकी वैल्यू पास करनी होती है जो कि आपका एरे, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, नंबर कुछ भी हो सकता है। जाहिर सी बात है, जब आप लोग डेटा सेव करवा रहे हैं उसमें एक की पास करके सेव करवा रहे हैं। अब मसला ये आता है कि आप गेट कैसे करेंगे। गेट इस तरह से करेंगे कि आपने एक रेफरेंस की पास करी थी, आपको डेटा को स्टोर करवाते हुए, वही की पास करते हुए आप जो है वो डेटा को गेट कर रहे हो। और आपने एक और चीज देखी कि जो फंक्शन है आपका, ये आपका एसिंक फंक्शन है, एसिंक्रोनस फंक्शन है। ये आपको इसमें डेटा डायरेक्टली नहीं मिलता, इसमें आपका अवेट लगता है, क्योंकि कुछ टाइम लेता है डेटा को गेट करने में। जैसे ही आपका डेटा आता है, देन आपकी आपके पास ये वैल्यू यहाँ पे आपको वेरिएबल में मिल जाती है। गेट आइटम में एक और चीज होती है कि आपको सेट आइटम की तरह दो कीज नहीं पास करनी होती, पैरामीटर में एक ही की पास करनी है। ये वो की होगी जिस की से आपने डेटा को सेट करवाया है। तो जैसे कि यहाँ पे सेट करवाते हुए हमने लिखा था माई की, या कुछ भी हो सकता है, माई डेटा या यूजर डेटा। अब यहाँ पे जैसे हम गेट कर रहे हैं तो गेट करवाते वक्त भी हम लिखेंगे माई की, यूजर डेटा, या फिर गेट डेटा, कुछ भी हम लिख सकते हैं इस स्ट्रिंग में। और उसके बाद हमें जो डेटा है वो मिल जाता है। सो बिल्ड आई थिंक हमारी रन हो गई है। अब हम इसको एक थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, एक छोटा सा कर्ड ऑपरेशन करके, कि हमें डेटा जो है वो किस तरह से मिल रहा है। सो यहाँ पर आके मैं इस कोड को रिमूव कर देता हूँ और इसी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हुए सबसे पहले मैं ये कमांड कॉपी कर लेता हूँ, जो कि एसिंग स्टोरेज फ्रॉम रिएक्ट नेटिव एसिंग स्टोरेज स्लैश एसिंग स्टोरेज है। यहाँ पे इसको इंपोर्ट करेंगे। एसिंग स्टोरेज को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं एक डेटा बना लेता हूँ, जिसमें मेरा एक फंक्शन होगा कॉस्ट सेव डेटा हैंडल। और इसमें इस फंक्शन को मैं एक पास कर दूंगा अपने प्रेसिबल पे। यहाँ पे मैं एक प्रेसिबल दे देता हूँ और इसमें एक स्टाइल लगा दूं ताकि सेंटर में आ जाए हमारे पास और सही तरह से विजिबल हो। और इसके इनसाइड में एक टचेबल ओपेसिटी लगाएगा, जो कि हमारा प्रेसिबल के लिए काम करेगा, एज अ बटन काम करेगा। सो मैंने यहाँ पे टेस्टिंग के लिए एक सिंपल यूआई बना ली है। और यहाँ पे एक प्रेसिबल लगाया है। इस प्रेसिबल में यहाँ पर सेव डेटा के नाम से एक बटन है। ठीक है। अब सेव डेटा के बटन में मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, सिंपल फंक्शन। सिंपल फंक्शन बनाने के बाद इस फंक्शन को मैंने प्रेसिबल पे कॉल कर दिया, ताकि मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूँ, यहाँ पे हमारा फंक्शन कॉल होके जो भी हमने टास्क इसमें असाइन किया हुआ है वो टास्क परफॉर्म हो जाए। इसके लिए यहाँ से मैंने एसिंग स्टोरेज को इंपोर्ट कर लिया था पहले। ये एसिंग स्टोरेज हमारे पास आ रही है रिएक्ट नेटिव एसिंग स्टोरेज से।
इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन के अंदर एक की पास करी है, जिसमें हमारे पास एक जनरलाइज की करने के लिए मैंने इसमें यहाँ पे की एक कांस्टेंट डिफाइन कर लिया टॉप ऑफ द कंपोनेंट। तो ये हमारे पास ओवर द कंपोनेंट हमारे पास एक्सेसिबल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमने इसलिए किया है कि हमारे पास कोई डिफरेंस ना आए कि हम लोग अगर की स्ट्रिंग में पास कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट में मैंने की पास करी सेव डेटा के नाम से, डेटा की के नाम से, और मैंने इस पे डेटा सेव करवा दिया। सेकंड पैरामीटर में डेटा रख के टेक्स्ट। ऑब्वियसली ये हमारा जो फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन एसिंक होगा, तो मैं यहाँ पे एसिंक अवेट लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेट डेटा करवा दिया। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे अगले कंपोनेंट में, दूसरे किसी कंपोनेंट में प्रोजेक्ट के अंदर डेटा को गेट करना है, और मैं इसी तरह से स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ। तो इसमें एक मसला ये आता है कि आपका स्ट्रिंग जो है वो कभी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल टाइपो एरर्स हो सकते हैं इसमें। तो उससे बचने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी एक स्ट्रिंग है पर्टिकुलर डेटा के लिए, उसको हमने ये उसको हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट पे असाइन कर दिया। अब वो कांस्टेंट क्या करता है, उसमें उसको सेव रखेगा। जब भी हमें कोई की पास करनी है, हम वो कांस्टेंट को यहाँ पे पास कर देंगे। इस कांस्टेंट को आप अपने यूटिल्स वगैरह में भी रख के एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट में एक्सेसिबल होगा। तो यहाँ पर एक कंसोल पास कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, जिसमें हमारे पास में डेटा सेव। जैसे हम प्रेस करेंगे डेटा सेव होने के बाद हमें ये इंडिकेशन मिल जाएगी कि हमारा डेटा जो है सेव हो गया है। मैं सेव डेटा पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास लॉग आ गया, इसमें आ रहा है कि डेटा सेव। अब हम इस फंक्शन को क्लोज करते हैं जो हमने सेट डेटा के लिए बनाया था। अब इसी फंक्शन में हम गेट करते हैं अपने डेटा को। कॉस्ट स्टोरेज डेटा इक्वल टू, ये भी हमारा एसिंक्रोनस फंक्शन होता है, तो इसमें अवेट लगेगा एसिंक स्टोरेज डॉट गेट आइटम। और गेट आइटम करने के लिए हमें ऑब्वियसली यहाँ पे एक रेफरेंस की पास करनी है कि हमें कौन सा डेटा चाहिए। वो हमने यहाँ पे की पास कर दी। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं लॉक कर देता हूँ इसको, डेटा को। अब यहाँ चले के देखते हैं हमें डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। एक बारी में रीलोड कर लेता हूँ, क्योंकि हमने डेटा जो है वो लोकल स्टोरेज में सेव करवाया है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ऐप कितनी दफ़ा रीलोड हो रही है, डेटा जो है वो आपका लोकल स्टोरेज में ही सेव। स्टोरेज डेटा मिल गया। स्टोरेज डेटा क्योंकि मैंने एज अ ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है यहाँ पे, तो स्टोरेज डेटा इक्वल टू हमारे पास एक स्ट्रिंग आ रहा है जो कि है टेस्ट डेटा, जो हमने यहाँ पे एक टेस्ट डेटा सेव करवाया था। मैं एक दो तीन दफ़ा इसको रिलोड कर देता हूँ ऐप को। अगर हमारे पास की के अगेंस्ट डेटा पहले हमने सेव करवाया हुआ था, तो वो डेटा हमें मिल जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने सेव नहीं करवाया हुआ, मैं कोई और की पास कर देता हूँ, तो हमें वो नल मिलेगा। यहाँ पे टेस्ट कीवर्ड दे देता हूँ, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है हमारे दूसरे की से। तो यहाँ पे हमें स्टोरेज डेटा नल मिल रहा है, दैट मीन्स इसके अगेंस्ट हमें कोई डेटा नहीं मिला। यानी कि हमने या तो सेव नहीं करवाया या डेटा हमने रिमूव कर दिया है।
इसकी एक और फंक्शनलिटी हम देख लेते हैं। इस पे हमें एक से दो बटन और बनाने होंगे। यहाँ पे मैं गैप देता हूँ थोड़ा सा, ताकि हमें थोड़ी सी स्पेसिंग मिल जाए फ्रेंडली। ये हमारा हो गया फर्स्ट सेव डेटा। ये हमारा हो गया गेट डेटा। और लास्ट हमारा हो गया रिमूव डेटा। फंक्शंस भी थोड़े से चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पर लिख देते हैं गेट डेटा हैंडल, और यहाँ पर लिख देते हैं रिमूव डेटा हैंडल। जो हमारे बटन के कैप्शन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फंक्शंस को पास कर देते हैं, और उसके हिसाब से फंक्शंस के इनसाइड हम फंक्शनलिटी बना लेते हैं, ताकि हम वो फंक्शनलिटी को परफॉर्म कर सकें। सो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, इसके हमें नीड नहीं है। यहाँ पर हमारे पास गेट डेटा हो रहा है, तो इसको मैं कर देता हूँ गेट डेटा। यहाँ पे हमारे पास सेट डेटा हो रहा है, तो यहाँ पे सेव डेटा के नाम से चल रहा है स्ट्रिंग हमारे पास। यहाँ पे गेट आइटम की नीड नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। तीसरा हमारा फंक्शन है रिमूव आइटम का। अच्छा, रिमूव आइटम कैसे वर्क करता है? रिमूव आइटम के लिए सिंपली हमें वो की पास करनी होती है उस रेफरेंस के साथ, जिस रेफरेंस के साथ हमने डेटा को सेव किया। हमारा फंक्शन सेम रहेगा एसी की स्टोरेज का। जस्ट हमें डॉट के बाद एक मेथड मिलता है इसका, रिमूव आइटम। रिमूव आइटम पे हमने इसके पैरामीटर ओपन किए, पैरामीटर में हमने पास कर दी इसकी की, जो कि हमारे पास डेटा की। और यहाँ पर हमने इस पे कंसोल दे दिया रिमूव डेटा। तो यहाँ से इसको रेफरेंस नहीं मिलेगा स्टोरेज डेटा का, तो उसको हटा देना। अब यहाँ पर हमारे पास तीनों काम हो रहा है। सबसे पहले गेट डेटा करके देख लेते हैं कि हमें गेट डेटा मिल रहा है। रीलोड कर लेता हूँ आपको। तो हमारे पास ऐप जो रीलोड हो गई है, कुछ इश्यूज आ रहे थे जिसकी वजह से मैंने इसको रीलोड कर लिया। अब यहाँ पे गेट डेटा में करता हूँ, तो गेट डेटा करने के बाद हमारे पास यहाँ पे डेटा जो है वो आना चाहिए। आई थिंक अभी भी वर्क नहीं कर रही है एप्लीकेशन। मैं इसको ऐप को रिमूव करके दोबारा ओपन कर लेता हूँ। सो मैंने गेट डेटा अभी किया है। तो गेट डेटा करने के बाद अभी हमारे पास नल आ रहा है। नल हमारे पास इसलिए आ रहा है कि हमने यहाँ पे मे बी डेटा को सेव नहीं करवाया था, या फिर की गलत पास करी हुई है। तो यहाँ पे हम देखिए हमने की को गलत पास किया हुआ है, क्योंकि हमारा डेटा की जगह हमारे पास टेस्ट स्ट्रिंग है। मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ अपने पुराने की से, और यहाँ पर दोबारा से गेट करता हूँ डेटा को। तो अब डेटा जो है टेस्ट डेटा के नाम से गेट हो रहा है। इसी के साथ मैं डेटा को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे एक थोड़ा सा पैराग्राफ ले लेते हैं, वो हमारे पास सेव होता है कि नहीं वो हम देख लेते हैं। सेव डेटा, सेव डेटा करवाया। देन हमारे पास यहाँ पे एक की आ गई डेटा सेव। देन मैं अब इसको गेट करता हूँ। तो गेट करने के बाद मेरे पास सेम डेटा आ रहा है जो मैंने सेव करवाया था, एक पैराग्राफ स्ट्रिंग, वो मुझे मिल गया है। नेक्स्ट अब देखते हैं रिमूव आइटम कैसे वर्क कर रहा है। तो मैं रिमूव आइटम पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आ गया रिमूव डेटा। अब मैं गेट आइटम करूंगा, गेट डेटा करूंगा, तो मेरे पास डेटा गेट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पे मेरे पास नल आ रहा है, डेट मीन्स हमारा डेटा अभी रिमूव हो गया है। दोबारा सेव करवाता हूँ डेटा को। तो यहाँ पे मेरे पास डेटा आ रहा है सेव।
डेटा सेव गेट करते हैं, हमारे पास डेटा गेट हो रहा है। रिमूव करते हैं, डेटा रिमूव हो गया। दोबारा से गेट करते हैं, हमारे पास डेटा गेट हो गया लेकिन वो नल आ रहा है, दैट मीन डेटा रिमूव हो गया। रिमूव करने के लिए हमारे पास एक और फंक्शनलिटी भी होती है, जो कि हमारे पास होती है क्लियर की। क्लियर और रिमूव में क्या डिफरेंस है? क्लियर में और रिमूव में ये डिफरेंस है कि रिमूव आइटम सिर्फ एक पर्टिकुलर की को रिमूव करता है, जबकि आपका क्लियर जो है वो ओवरऑल आपके स्टोरेज को क्लियर कर देता है, जितनी भी आपकी कीज के अगेंस्ट डेटा सेव हुआ हुआ है वो सब आपका रिमूव कर देता है। तो क्लियर ऑल को भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। इसका हैंडल भी हम बना लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम कोई मजीद फंक्शनलिटीज को देख लेते हैं, इसके जो मेथड्स हैं। इसमें एक ऐसा मेथड हमारे पास एक और है जो कि है गेट ऑल कीज का। ये आपको सारी कीज रिटर्न करता है जो कि आपकी लोकल स्टोरेज में कीज अवेलेबल है आपके प्रोजेक्ट की। इसके अलावा हमारे पास क्लियर स्टोरेज भी है, जिसका फंक्शन है आपके पास डॉट क्लियर का। अब हम यहाँ पे सेव करवाते हुए 2 से 3 इस कीज को सेव करवा के देख लेते हैं कि वो कैसे मैनेज होती है। यहाँ पे मैं लिखूंगा टेस्ट 2, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ टेक्स्ट 3, और शॉर्ट कर देता पैराग्राफ। तो यहाँ पर हम डिफरेंट की से डेटा को सेव करवा रहे हैं, जिसमें मैंने की 1 की डेटा की 1 और की 2 मैंने पास कर दिया। टेक्स्ट को डिफरेंट पास कर देते हैं यहाँ पे।
टू रहेगा। कीज को भी इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, की वन, सॉरी डेटा की टू एंड की थ्री। और हमारे पास जो डेटा पास हो रहा है वो भी सेम हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ और डेटा को सेव कर लेता हूँ। डेटा सेव करने के बाद यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ मुझे डेटा अभी गेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले मैं कीज को गेट कर लेता हूँ, मेरे पास कितनी कीज अवेलेबल है। तो मैंने गेट ऑल कीज की, तो यहाँ पर मेरे पास आया कि मेरे पास एक डेटा की है स्ट्रिंग में, एक डेटा की टू है और एक डेटा की थ्री है। तो ये हमारे पास तीन कीज अवेलेबल है। अब जब मैं यहाँ पे डेटा को गेट कर रहा हूँ तो मैं कौन सी की से कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे डेटा की को, जो हमारी फर्स्ट की है डेटा की के नाम से स्ट्रिंग है, मैंने उसको गेट किया। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे डेटा गेट करने के बाद उसी की का डेटा गेट हुआ जो मैंने अभी गेट किया है। यानी कि मैंने की टू का डेटा गेट किया है और की थ्री का मैं गेट कर लेता हूँ। और की थ्री में मैंने डेटा गेट किया तो की थ्री में हमें वही मिला जो हमने सेव करवाया हुआ था। अच्छा, यहाँ तक जो बात है हमारी, ये बात हमारी हुई स्ट्रिंग की, क्या हम स्ट्रिंग कैसे सेव करवाते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप एपीआई कॉल करते हैं या आपने कोई एपीआई कॉल करते हुए फैच को यूज किया है अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट में या एचटीएमएल में या किसी भी प्रोजेक्ट में, तो उसमें होता ही है कि फैच में आपको एज अ जेसन मिलता है, जेसन फॉर्मेट, उसको आप फिर अपना पार्स करके यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह से हमारे पास लोकल स्टोरेज में भी यही होता है, एसिंक स्टोरेज में, कि हमें डेटा जब भी सेव करवाना है, हमारा डेटा अगर ऑब्जेक्ट है या एरे है तो हमें उसको स्ट्रिंगीफाई करके सेव करवाना होता है जेसन फॉर्मेट में। अदरवाइज जो डेटा एज अ टेक्स्ट जो है वो उसको कंसिडर करता है और वो आप उसको फिर यूज़ नहीं कर सकते जिस पर्पज़ के लिए आप उसको सेव करवा रहे हैं और उसको यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर लेता हूँ। एक फाइल बना रहा हूँ यहाँ पे मैं स्ट्रिंग के नाम से, स्ट्रिंग स्टोरेज से। मैं इसके लिए यहाँ पे मैं पेज करके इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि मैं जब कोड को शुरू रेफरेंस के लिए आपके पास वो कोड अवेलेबल हो। बाकी चीज़ें हम सेम रहने देते हैं, जस्ट यहाँ पे डेटा को चेंज कर देते हैं। डेटा हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे हम एक एरे बना लेते हैं। एरे, एम्प्टी एरे मैंने प्रिंट किया, इसके इनसाइड मैंने पास कर दिया कुछ स्ट्रिंग्स ए, इसके बाद नंबर 1 2 3, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट डेटा, इस डेटा को मैंने यहाँ पे दे दिया स्ट्रिंग, और इसके बाद मैंने यहाँ पे पास कर दिया बूलियन जो कि है मेरा इज एक्टिव। तो ये कुछ टाइप्स के डेटा मैंने पास कर लिए जिसमें मेरे पास डेटा में स्ट्रिंग भी आ गया, नंबर भी आ गया, एक ऑब्जेक्ट भी आ गया और यहाँ पे मेरे पास एक बूलियन भी आ गया है। पास होगा तो बूलियन भी आ गया। तो मैंने यहाँ पे डेटा पास किया, बाकी सबको मैं यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ या इसको रिमूव करता हूँ, इसकी नीड नहीं है। मैं यहाँ पे मैं डेटा को पास कर दिया, लेकिन ये डेटा अभी हमने डिस्कस किया था कि डेटा डायरेक्टली जो है हमारे पास सेव नहीं हो सकता, इसलिए
क्योंकि ये डेटा अभी हमारे पास एक एरे की फॉर्म में है, जेसन फॉर्मेट में नहीं है। हमें जेसन फॉर्मेट में इसको सेव करवाना है, तो उसको स्ट्रिंगीफाई कर लेते हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, और इसके इनसाइड डेटा हमने पास कर दिया। सेव करते हैं, सेव करके यहाँ पे देखते हैं डेटा हमारा सेव हुआ कि नहीं। सेव डेटा की हमारी सेम रहेगी, डेटा जैसे हमने चेंज किया। तो ये हमारे पास कंसोल आ गया कि डेटा हमारा सेव हो चुका है। गेट डेटा करके देख लेते हैं हमारा डेटा गेट हो रहा है कि नहीं। तो मैंने की पास करी है, क्योंकि पहले ही की पास करी वो हमें मिल गई है। तो मैंने की देख लेता हूँ मेरे पास कीज कौन सी अवेलेबल है। तो मेरे पास अभी 3 कीज अवेलेबल है जो इसका डेटा हमारे पास सेव हुआ है। मैं क्लियर डेटा कर लेता हूँ, तो मेरे पास सारा डेटा क्लियर हो जाएगा। की नहीं पास होगी। तो अब मेरे पास जो है कोई डेटा अवेलेबल नहीं है लोकल स्टोरेज में। मैं डेटा को पहले सेव करवा लेता हूँ, डेटा मेरे पास सेव हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर डेटा को गेट कर लेते हैं। तो डेटा हमारे पास गेट होने के बाद कुछ इस तरह से आ रहा है। हमने जब डेटा को गेट किया तो डेटा को जस्ट हम जेसन में गेट करके एज इट इज उसको यहाँ पर रेंडर करवाया। तो ये कुछ अच्छे फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है कि हम लोग उसको हैंडल कर पाए। तो यहाँ पर जैसे ही हमने गेट किया डेटा को गेट करने के बाद इसको कन्वर्ट करना होगा हमें पार्ट्स करके एज अ एरे। यहाँ पे मैं देता हूँ पार्ट्स डेटा, और डेटा जैसे ही मुझे गेट हो गया मैंने इसको किया जेसन डॉट पार्स, और यहाँ पे डेटा पास कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसके नेक्स्ट की पे मैं यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट में पास डेटा पास कर देता हूँ ताकि हम इसको कंपेयर भी कर पाएँ। गेट डेटा, तो ये वाला जो डेटा है हमारे पास, ये डेटा हमारे पास आ रहा है पार्स होके, पार्स डेटा आ रहा है, और ये एरे आ रहा है। और यहाँ पर हमारे पास एक जेसन फॉर्मेट में आ रहा है डेटा जैसे सेव हुआ था एज इट इज, हमें इसने ला के दे दिया क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट नहीं किया। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की भी देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट किस तरह यूज हो सकता है। इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हम देते हैं एक एग्जांपल फर्स्ट नेम की, एक फर्स्ट नेम यूजर का। इसमें हम देते हैं अहमद, और यहाँ पे एक और की हम बनाते हैं लास्ट नेम की। यहाँ पे हम पास करते हैं हसन, और यहाँ पे हम देते हैं एज। एज हम देते हैं नंबर में। यहाँ पे मेथड तो बाकी सेम बना हुआ है, इसी को हम सेव करके यहाँ पे डेटा को सेव करवाते हैं। पहले गेट कर लेते हैं, हमारे पास कीज कौन सी अवेलेबल है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास एक ही की अवेलेबल है जो कि डेटा की है। सो इसको हम क्लियर कर लेते हैं ताकि हमारा डेटा क्लियर हो जाए सारा। अब हमारे पास कोई की अवेलेबल नहीं है, एम्प्टी एरे आ रहा है, डेटा को सेव करवा लेते हैं। डेटा हमारे पास सेव हो गया ऑब्जेक्ट। अब डेटा को गेट कर लेते हैं। अब डेटा हमारे पास गेट हुआ है, सेम प्रोसीजर से हमने गेट किया जैसे हमने लास्ट गेट किया था।
इसमें हमारे पास अ, हमने एक को पार्स कर दिया डेटा को, जो कि पार्स डेटा है, और दूसरा आपके पास जो एजिटेड डेटा है जो कि आपके पास डायरेक्टली आ रहा है आपके लोकल स्टोरेज से, जिसको हमने एज अ पार्स नहीं किया, ये डायरेक्टली जेसन आ रहा है। तो आपको जब भी डेटा को यूज करना है, आपका ऑब्जेक्ट है या एरे है, तो आपको सेव करवाते हुए उसको जेसन फॉर्मेट पे सेव करवाना है, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करके सेव करवाना है। लेकिन जब आप उसको गेट कर रहे हैं, गेट करने के बाद जैसे ही आपको डेटा मिलता है, अगर वो डेटा नल नहीं होता, देन आपको उसको पार्स करवाना है। तो एक दफ़ा चेक कर लेते हैं यहाँ पे, गेट करते हुए हम इसको किस तरह चेक कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास डेटा नहीं होता, नल आता है और आप उसको पार्स करवाना है, तो यहाँ पे आपका इशू क्रिएट हो सकता है। तो इसके लिए हम एक की कंडीशन लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं लेट करके बनाता हूँ वेरिएबल इक्वल टू नल डेटा। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे, अगर हमारे पास डेटा है देन वो पार्स हो पाए, अदरवाइज वो ना हो। गेट डेटा, हमारे पास पास डेटा आ गया। इसी डेटा को हम रिमूव कर देते हैं क्लियर से। अब गेट करते हैं, तो हमारे पास नल आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम इफ की कंडीशन हटा देते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या होता है। क्योंकि हमने ऑलरेडी नल डिफाइन किया हुआ है, तो ये नल को ही कर रहा है। तो ये हमारे पास अभी नल आ रहा है। तो हम इफ की कंडीशन यहाँ पे क्यों लगाते हैं? इफ की कंडीशन लगाने का मतलब ये है कि हमें चेक करना है कि अगर हमारा डेटा है तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे जो भी टास्क हमें परफॉर्म करना है वो हम परफॉर्म कर पाएँ। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये डेटा हमें नल मिल रहा है और हम किसी एक की को टारगेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने टारगेट किया पार्स डेटा डॉट फर्स्ट नेम को, तो वो हमें ऑब्वियसली हमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे चेक करना है कंडीशन वाइज कि हमारे हमारे पास एक्चुअली डेटा है भी कि नहीं। क्लियर करता हूँ स्टोरेज को, दोबारा से गेट करते हैं। तो यहाँ पर इसने एरर थ्रो कर दिया, फर्स्ट नेम ऑफ अनडिफाइंड, मीन्स कि आपको आपका ऑब्जेक्ट जो है वो नल मिला है, एंड नल के बाद आप उस ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर की को एक्सेस कर रहे हैं जो कि उसके अंदर अवेलेबल ही नहीं है। तो वहाँ पे इसने यहाँ पे एक एरर थ्रो कर दिया। तो यहाँ तक था हमारा अभी लोकल स्टोरेज और जो हमने इसमें कर्ड ऑपरेशन देखा कि कर्ड ऑपरेशन हम किस तरह से कर सकते हैं यूजिंग एसिंग स्टोरेज इन रिएक्ट नेटिव। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है कैमरा और गैलरी फीचर। अच्छा, कैमरा और गैलरी फीचर ये भी हमारा हार्डवेयर का एक कंपोनेंट है, जिसको हमें एक्सेस करना होता है अपने प्रोजेक्ट में रहते हुए। उसको हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, इसके लिए भी हमारे पास जाहिर सी बात है एक लाइब्रेरी अवेलेबल है रिएक्ट नेटिव इमेज पिकर के नाम से। इसके अलावा मजीद भी लाइब्रेरीज हैं जिनको आप गूगल पर सर्च करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट ये रेलिवेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आपको दोनों पैकेजेस मिल जाते हैं, जिसमें आप कैमरे को भी एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही साथ आपकी गैलरी भी एक्सेस हो जाती है। तो इसको देख लेते हैं ये पैकेज हमें क्या ऑफर कर रहा है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। लिंक कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करके देखता हूँ। सो यहाँ पे इंस्टॉलेशन में आपके पास iOS की अगर कॉन्फ़िगर देखें तो iOS की कॉन्फ़िगरेशन में आपको ये वाली की को इनेबल करना होता है और एंड देन पोर्ट को इंस्टॉल करना होगा। इसके अलावा अगर आप एंड्रॉयड की तरफ जाते हैं तो एंड्रॉयड में आपके पास एंड्रॉयड ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज़ के इनसाइड न्यू आर्च इनेबल को आपको ट्रू करना है। देन आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाती है, मज़ीद की नीड नहीं है। तो पहले हम यहाँ पे
पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं। ऑब्वियसली प्रोजेक्ट चल रहा है, इसको बंद करना होगा। npm i react native image picker, इसको मैंने अभी इंस्टॉलेशन पे लगा दिया है। जैसे इंस्टॉल होता है देन हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। अब प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें इसमें एक एंड्रॉइड की कॉन्फ़िगरेशन भी रखनी होगी, उसको भी हम रख लेते हैं यहाँ पे। इसके लिए हमें जाना कहाँ है? इसके लिए हमें जाना है एंड्रॉइड बिल्ड डॉट प्रॉपर्टीज में। सो यहाँ पर हम जाते हैं एंड्रॉइड के इंसाइड जैसे हम जाते हैं यहाँ पे बिल्ड ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज की एक फाइल है, उसके अंदर आपको जाना है। और जाने के बाद आपको ये वाली कमांड जो रखनी है उसको ट्रू करना है। अगर आपकी पहले से रखी हुई है तो उसको देख लीजिएगा कि पहले से अगर आपकी रखी हुई है कमांड और वो ट्रू नहीं है तो उसको आपको ट्रू करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन थी, तो इसलिए मैंने डुप्लीकेट ना करते हुए इसको मैंने ट्रू कर दिया है। सेव करते हैं एंड देन प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट मीनवाइल स्टार्ट हो रहा है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं कि किस तरह से इसका यूजेज है। सो यूजेज इस तरह से है कि हमें ऑब्वियसली जो भी पैकेज हमें यूज़ करना है उसको यूज़ करने के लिए पहले हमें उसको इंपोर्ट करना होगा अपनी पर्टिकुलर लाइब्रेरी से। तो हम यहाँ रिएक्ट नेटिव इमेज पिकर से इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास लॉन्च कैमरा है और एक और है हमारे पास लॉन्च इमेज लाइब्रेरी। लॉन्च इमेज लाइब्रेरी क्या करती है? ये आपकी गैलरी को एक्सेस करती है, जो गैलरी में आपकी फोटोज या मीडिया अवेलेबल है उसको एक्सेस करने के लिए। और आपका लॉन्च कैमरा ही डायरेक्टली आपका कैमरा लॉन्च करता है, जिससे आप इमेज कैप्चर या वीडियो कैप्चर कर सकते हो। सो मीनवाइल आपका प्रोजेक्ट रन हो रहा है। तो जो हमने काम किया था यहाँ पे अपने app.js की फाइल के इनसाइड, तो इसी को मैं एक और यहाँ पे फाइल बना के रख देता हूँ ताकि रेफरेंस के लिए कोड जो है वो आपके पास अवेलेबल हो। इसी को कॉपी कर लेते हैं, नाम चेंज करके स्ट्रिंग की जगह हम कर देते हैं ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप एरे की भी जो टाइप होती है वो ऑब्जेक्ट होती है। इसको मैंने सेव कर लिया है। अब देख लेते हैं प्रोजेक्ट हमारा रन हो गया कि नहीं। प्रोजेक्ट हमारा रन हो रहा है। मीनवाइल मैं इसको यहाँ पे एक लेआउट बना था जिससे हम लोग देख सकें कि किस तरह से वर्क करता है हमारा कैमरा और लाइब्रेरी। ओपन कैमरा एंड इसी फंक्शन को कॉपी करूंगा और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ गैलरी।
इसमें हमारे पास लॉन्च कैमरा और इमेज गैलरी यानी कि इमेज लाइब्रेरी को लॉन्च करते हुए हमें हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। ये ऑप्शन इसी डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल हैं, जो कि रेफरेंसेस एपीआई रेफरेंसेस में आपको मिल जाएंगे ऑप्शंस। जिसमें आपके पास मीडिया टाइप के मीडिया टाइप आपकी कौन सी है? क्या आपने लॉन्च कैमरा किया है, या इमेज इमेज को गेट करने के लिए आपने गैलरी को एक्सेस किया है? तो उसकी टाइप क्या है, आपकी फ़ोटो है या फिर वीडियो है? तो इसमें इसमें आपको जो है वो पास करना होता है। आप पास करना चाहें पास कर सकते हैं। मैक्स विथ, मैक्स हाइट, ये भी आप पास कर सकते हैं इसमें, लेकिन ज़रूरी नहीं है। इसमें ज़रूरी क्या है आपका, कि आपको जो आउटपुट मिलता है वो आउटपुट किस तरह से मिलता है? आउटपुट आपको मिलता है आपके ऑप्शंस में। मीन्स कि आपका ये फंक्शन भी आपका एसिंक फंक्शन होता है। इसमें आपने पास किया लॉन्च इमेज लाइब्रेरी। जैसे ही कोई लाइब्रेरी से कोई इमेज यूज़र क्लिक करेगा या फिर सिलेक्ट करेगा, तो वो इमेज आपको आपके रिजल्ट में मिली होगी। रिजल्ट में आपको बेस 64 भी मिल सकता है। इसके अलावा डायरेक्ट इमेज ही मिल सकती है, और डिफरेंट ऑप्शंस इनके होते हैं अवेलेबल। इसी तरह से सेम आपके पास काम जो है वो कैमरा में भी हो रहा होता है, कि कैमरा में आपको बेस 64 अगर आपको चाहिए तो बेस 64 फॉर्मेट में भी मिल सकता है। इसके अलावा आपको डायरेक्ट इमेज ही मिल सकती है। अच्छा, अभी इसमें असल में टाइम बहुत लग रहा है। इसके एनडी के साइड बाय साइड सर्वर में बहुत टाइम लगता है इंस्टॉलेशन पे। तो इसको हम कॉन्फ़िगर करके देख लेंगे। बाकी अभी यहाँ पे हम लोकल स्टोरेज हमने देख लिया है। जियो लोकेशन को देख लेते हैं कि हमें लोकेशन कैसे मिलती है। क्योंकि अगर हमने अभी यहाँ पे इसको कैमरे को एक्सेस करने के लिए हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे छोड़ा, तो ये बहुत टाइम ले लेगा। तो जियो लोकेशन को हम देख लेते हैं फिलहाल। सो जियो लोकेशन हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं? अपनी लोकेशन को गेट करने के लिए, या यूज़र की लोकेशन हमें चाहिए, करंट लोकेशन, तो उसको गेट करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें हम लोग को कुछ कॉन्फ़िगरेशंस मिलती है जो कि हमें मैनिफेस्ट और एक्सएमएल में करनी होती है। और इसके लिए हमें जियो लोकेशन हमें रिटर्न करता है कोऑर्डिनेट्स, जो कि हमारे पास लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता है। और इसके अलावा मज़ीद डिटेल्स भी हमें मिलनी होती है। अगर हम डिस्टेंस पास कर रहे हैं, तो डिस्टेंस पास करने के बाद हमें उस डिस्टेंस का टाइम ड्यूरेशन वगैरह मिल रहा होता है। तो इन चीज़ों को हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन पहले, कि डॉक्यूमेंटेशन में हमारे पास क्या है। मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे लिंक को। इसका हमें npm पैकेज मिल रहा है। npm पैकेज में हमें पहले मिल रहा है कि npm i रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी स्लैश जियो लोकेशन। जियो लोकेशन के वेब एक्सपेक्ट्स भी हैं, लेकिन हम लोग अभी रिएक्ट नेटिव पे देख रहे हैं, तो रिएक्ट नेटिव पे ही देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे एंड्रॉयड की अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को देखें, तो मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जिसमें हमें परमिशंस जो गेट करनी होगी यूज़र से, कि हम लोग को लोकेशन को यूज़ करना है। तो इसमें परमिशन पास करनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज लोकेशन को गेट नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे मैं कंपाउंड बना देता हूँ, कॉम कैमरा एंड इमेज गैलरी। और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं रेफरेंस के लिए। इसका सेटअप करके इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको एक्सप्लोर कर लेंगे मज़ीद। वैसे हमने फंक्शंस वगैरह इसके देख लिए हैं, तो सेटअप वंस हो जाए तो हम प्रैक्टिकली इसको देख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आई होप पैक इंस्टॉल हो गया होगा। और प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें एक और चीज़ करनी है, जो कि इसकी परमिशंस है, वो वहाँ पे डिफाइन करनी होगी।
यहाँ पे दो का हमारे पास टैग्स दिए हैं। एक हमारे पास टैग है यूजर परमिशन, और इसका नेम है एंड्रॉयड परमिशन एक्सेस फाइन लोकेशन। और दूसरा हमारे पास अ, ये भी एक्सेस लोकेशन का ही है, तो हम इन दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। तो टॉप पर रख देते हैं। अच्छा, हमें रखना कहाँ पर है? एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में। यहाँ पे हम लिख देते हैं एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल की एक फाइल है। एक डीबग में आपके पास और एक एसआरसी में। एसआरसी वाली फाइल में चले जाएंगे, और यहाँ पर एक परमिशन ऑलरेडी डिफाइन है इंटरनेट की, तो यहाँ पर हम डिफाइन कर लेते हैं एक परमिशन लोकेशन की, बिल्कुल इसी के नीचे। सेव करते हैं। ओके, सो मीनवाइल प्रोजेक्ट रन हो रहा है। तो डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं, इस पे जियो लोकेशन भी। जियो लोकेशन की डॉक्यूमेंटेशन पे हमारे पास हमने कॉन्फ़िगरेशन तो कर ली इसकी, परमिशंस की भी और इंस्टॉलेशन भी। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ आती है, वो हमें देनी होती है। और यहाँ पे इसके कोई मेथड्स दिए हैं हमें, जिससे हम लोग गेट कर सकते हैं यूज़र की करंट लोकेशन। और अगर रिक्वेस्ट करनी हो तो रिक्वेस्ट के लिए हम लोग यहाँ पे ऑथराइज करते हैं कि यूज़र अलाउ करे लोकेशन के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया था, जिस फंक्शन में हमने यूज़र की करंट लोकेशन को गेट किया है। अब करंट लोकेशन को गेट करने के लिए ज़ाहिर सी बात है, एक परमिशन पहले नहीं थी। तो इसने पहले परमिशन के लिए रिक्वेस्ट करी कि परमिशन दे यूज़र, देन वो ऐप को यूज़ कर पाए अपने लोकेशन को। सो यहाँ पर आई थिंक परमिशन ओके है। ऐप ओपन करी। अब ऐप ओपन करने के बाद यहाँ मैंने ऑलरेडी फंक्शन एक डिफाइन किया हुआ है, जिस जो ये फंक्शन है जियो लोकेशन डॉट करंट गेट करंट पोजीशन। इस पे हमें पूरी इन्फो मिल रही होती है इसके कॉल बैक पे। तो ये कॉल बैक इसका पास हुआ है, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग है, और यहाँ पे मैंने इन्फो को कंसोल किया हुआ है। अब जैसे हमें यहाँ पे लोकेशन मिलेगी, इसका कॉल बैक फायर हो जाए। कॉल बैक फायर होने के बाद यहाँ पे जितनी भी इसकी इन्फो है वो हमें इस कॉल बैक में मिल जाती है। तो बटन पे मैंने ऑलरेडी प्रेसेबल लगाया हुआ है, और बटन का फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। कंसोल खोल लेता हूँ मैं।
यहाँ मैं क्लिक करता हूँ बटन पे। बटन पे क्लिक करने के बाद हमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मिल रहा है, डेट मीन्स लोकेशन अभी भी इनेबल हुई भी है। लोकेशन को मैंने ऑफ कर दिया। वापस आते हैं ऐप की तरफ, रीलोड करते हैं ऐप को। अच्छा, मैंने ऐप को दोबारा यहाँ पे रन कर लिया। मैं कंसोल यहाँ पे खोल लेता हूँ, जो भी डेटा हमें मिल जाए। और यहाँ पे मैंने करंट लोकेशन किया। अब इसने यहाँ पे परमिशन मांगी है स्टार्ट में, क्योंकि हमने यूजर गेट करंट लोकेशन किया तो उसके बाद परमिशन नहीं थी और लोकेशन भी ऑन नहीं है। तो मैंने यहाँ पे इसको कर लिया है वाइल यूजिंग ऐप। तो यहाँ पे परमिशन जो है मिल गई। अब परमिशन मिलने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आई थिंक यहाँ पे लोकेशन ऑन नहीं है। लोकेशन को ऑन कर लेता हूँ। इसमें हमारे पास लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, एक्यूरेसी है कि एक्यूरेसी कितनी है, स्पीड, और ये सब चीज़ें जितना डेटा हमें रिक्वायर होता है वो इसमें मिल रहा है। अब इसमें हमें कोऑर्डिनेट्स हमें बनाने होते हैं, तो कोऑर्डिनेट लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से बन जाते हैं, उसको कॉन्केटिनेट करके। बाकी इसके अलावा अगर इसके मजीद फीचर्स भी हैं, जिसमें हमारे पास गेट लोकेशन मिलती है इसकी, और वॉच पोजीशन। ये वॉच पोजीशन का मतलब ये है कि लाइव लोकेशन मिल रही होती है, ठीक है, टैक्सी ऐप वगैरह में या फूड पांडा में राइडर की लोकेशन आती है, लाइव लोकेशन, वो इसी मेथड को यूज़ करते हुए मिल रही होती है। और ये फंक्शन कंटिन्यूसली कॉल होता रहता है, और जब भी लोकेशन चेंज होती है वो लोकेशन हमें मिल रही होती है राइडर की, या जिस जिस भी ऐप में हमने यूज़र की इंडिकेट किया हुआ है उस यूज़र की मिल रही होती है। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को, और अपने मैप में पास कर सकते हैं। इसके अलावा मजीद भी से फंक्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वॉच पोजीशन है, करंट लोकेशन है कि हमने करंट पोजीशन हमने यूज़ कर लिया, ऑथराइजेशन है, अगर यूज़र ने ऑथराइज नहीं किया हुआ तो ऐप में वो ऑथराइज करके ऑथराइजेशन की रिक्वेस्ट करके लोकेशन को एक्सेस कर सकता है। इसके लिए उसको लोकेशन को भी इनेबल करना होगा। इसके अलावा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पास होती है, और यहाँ पे इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन पास हुई है कि आपको लोकेशन इसके परमिशन करना है, तो ये बूलियन होगा आपका। ऑथराइजेशन लेवल आपको क्या करना है, ऑलवेज होगा, वैन इन यूज़ होगा, या ऑटो होगा, जो हमने अभी वैन इन यूज़ पे पास किया था। इसके अलावा बैकग्राउंड पे आपको लोकेशन चाहिए नहीं चाहिए, वो भी बूलियन है आपका। लोकेशन प्रोवाइडर कौन होना चाहिए, वो सर्विसेज आप दे सकते हैं कि जो भी सर्विसेज है आपकी कॉन्फ़िगरेशन में। ये आपको तब नीड होती है इसकी, जब आप मैप वगैरह में इसकी इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं,
तो आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन इसकी पास करनी होती है। तो यहाँ तक रखते हैं हम अपने सेशन, अब कंक्लूड कर लेते हैं इसमें। हमने यहाँ पे स्टोरेज को देखा था, लोकल स्टोरेज, एसिंग स्टोरेज, जिसमें हमने कर्ड ऑपरेशन किया कि किस तरह से हम लोकल स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं एज अ कर्ड ऑपरेशन। और इसके अलावा रेडक्स भी यूज़ हो सकती है, बट हमने इसको लोकल स्टोरेज यूज़ करी। और इसमें हमने देखा कि स्ट्रिंग कैसे सेव हो सकता है, मल्टीपल कीज के अगेंस्ट डेटा कैसे सेव हो सकता है। और इसके अलावा हमने ऑब्जेक्ट और एरे को देखा, वो किस तरह से सेव हो सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और एरे को आपको स्ट्रिंगीफाई करके सेव करवाना होता है। डायरेक्टली जो है वो आपके ऑब्जेक्ट और एरे सेव नहीं होता है। अगर आपको गेट करना है तो उसको पार्स करके गेट करना है और से यूज़ करना है, अदरवाइज वो आपको एज अ जेसन फॉर्मेट नहीं मिल रहे होते। कैमरे को हमने कोशिश करी देखने की, बट कैमरे की कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें एनडीए की नीड थी, जिसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था। तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉन्फ़िगर करके देख रहे होंगे। बाकी अभी हमने जियो लोकेशन को एक्सप्लोर किया, लोकेशन को कैसे गेट कर सकते हैं यूज़र की, और करंट लोकेशन को कैसे गेट कर सकते हैं, जिसमें हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मिल रहा था। इसके अलावा मज़ीद जो इसके फंक्शंस है, परमिशंस है, वो भी हमने डॉक्यूमेंटेशन में देखी। तो यहाँ तक रखते हैं हम अपने सेशन को, और अगर कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज हम वाइंड अप करते हैं।